everyone, this is Saloni Pandey, your sociology educator, and I welcome you all to your favorite channel Magnet Brains, जहाँ पर आपको मिलती है 100% free and quality education without any paid subscription. So students, in our today's lecture, we are going to discuss the most important questions part 2 of your class 12 sociology chapter social movements. So आज के हमारे इस लेक्चर में इस चैप्टर के most important questions part 2 हम डिस्कस करने जा रहे हैं. हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप सो आपने वो लेक्चर देख लिया होगा. उसमें हमने मेनली वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को डील किया था. तो यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की एंड लेट्स स्टार्ट दिस सेशन विद आवर क्वेश्चन नंबर 1. डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स. आपको सोशल मूवमेंट्स के जितने भी मेन फीचर्स हैं वो सारे यहाँ पर डिस्कस करने हैं. बट द क्वेश्चन इज कि ये तो हमको आता है कि मेन फीचर्स क्या क्या हैं, बट आंसर में लिखेंगे कैसे हमको हमारे क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, फॉर्मेट क्या होगा, तो इस पर थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे. ओके बिल्कुल कुछ एक आध मिनट का. सो एज वी ऑल नो कि जो हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं वो 6 मार्क्स के होते हैं, है ना, और हमको 120 वर्ड्स में अपने आंसर को कंप्लीट करना होता है. दैट मीन्स जितना भी अथाह नॉलेज आपके पास में है उसको आपको कम से कम वर्ड्स में लिखना है. 120 वर्ड्स में आपको उसको लिखना होता है. सो बेसिकली हम कोशिश करते हैं कि आंसर को हम पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन के साथ में स्टार्ट करें. ओके, व्हाट इज बेसिकली इंट्रोडक्शन, जो भी हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है. जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं द मेन थिंग दैट हैज़ बीन आस्क्ड इन आवर क्वेश्चन इज सोशल मूवमेंट्स, और फिर सोशल मूवमेंट की फीचर्स की बात करिए, मतलब मेन फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट्स. तो हम हमारे इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा सोशल मूवमेंट्स के बारे में बताएंगे कि सोशल मूवमेंट्स क्या होती हैं. ओके, उसका एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मैक्सिमम 20 to 30 वर्ड्स में. ओके, फिर इसके बाद में जो हमारा मेन पार्ट होगा आंसर का, जिसे मेन बॉडी ऑफ द आंसर भी कहा जाता है, वो आपका लिखेंगे आप. और ये आपका क्या है, मेन फीचर्स. तो इसमें हम हमारे मेन फीचर्स बताएंगे, कितने सारे फीचर्स होते हैं. कोशिश करें पॉइंट्स में आंसर दें, पॉइंट्स में ना हो तो पैराग्राफ में लिखें, ठीक है. और इसी में हम हमारे आंसर को हाईलाइट भी करेंगे. हाईलाइट करने के साथ ही साथ में जो हमारा आंसर होगा हम उसमें अंडरलाइंस करेंगे और उसमें फ्लो चार्ट्स बनाएंगे, डायग्राम्स बनाएंगे, टेबल्स बनाएंगे, जो भी रिक्वायर्ड होंगे. ओके, जहाँ पर भी ज़रूरत है वहाँ पर एग्जाम्पल्स के साथ में. ये आपका मेनली आना चाहिए 90 to 100 वर्ड्स के अंदर, है ना. एंड देन योर कंक्लूजन, लास्ट में हम लिखेंगे कंक्लूजन. कंक्लूजन क्या होता है कि ये सारा कुछ पढ़ के हमको क्या समझ में आया. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेन फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट. तो सोशल मूवमेंट्स अच्छी होती हैं, बुरी होती हैं, क्या होता है वो हम हमारे कंक्लूजन में लिखेंगे कि सोशल मूवमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है सोसाइटी में चेंजेस लाने के लिए. और ये जो चेंजेस होते हैं इनके लॉन्ग इफेक्ट्स भी हमको देखने को मिलते हैं या पॉजिटिव इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं. दैट्स इट. तो ये आपने लिख दिया 10 to 20 वर्ड्स में, ठीक है. और ये आपका आंसर हो गया कंप्लीट. तो मेनली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, आफ्टर दैट मेन बॉडी एंड देन कंक्लूजन. ये एक फॉर्मेट होता है आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आंसर करने का. जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेन पार्ट में ही आप एग्जाम्पल्स, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, इन सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करेंगे. ओके, तो दैट्स अबाउट द फॉर्मेट ऑफ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस. ऐसे ही हमको क्वेश्चंस को आंसर करने हैं. इस चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, है ना, इसकी मतलब गारंटी है. तो इसीलिए 99.9% गारंटी है. 0.1% गारंटी सीबीएसई की मैं ले नहीं सकती हूँ, है ना. लेकिन उसके अलावा जो है, क्योंकि पैटर्न चेंज कर दे या कोई ऐसी चीज़ हो जाए, बट स्टिल 99.9% गारंटी होती है कि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आता ही आता है ना. कभी कभार ऐसा होगा कि नहीं आया, बट स्टिल आता ही आता है, ठीक है. तो इसीलिए लॉन्ग आंसर्स को यहाँ पर हम अच्छे से डील करेंगे और इस क्वेश्चन को आंसर करते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल मूवमेंट्स एंड देन वी आर डिस्कसिंग दी फीचर्स. देखो, अ सोशल मूवमेंट रिक्वायर्स सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन ओवर टाइम. इसमें क्या होता है, सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन होता है. समय के साथ में आपको कलेक्टिवली सबके साथ में आके कंटिन्यूसली एक्शन लेना होगा, है ना. ये जो एक्शन होता है जनरली स्टेट के अगेंस्ट होता है, या कोई हमारी डिमांड होती है उसको फुलफिल करने के लिए होता है, या स्टेट की पॉलिसी में कुछ चेंज लाने के लिए होता है. दूसरा, कलेक्टिव एक्शन के साथ साथ में एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि सब साथ में तो आ रहे हैं बट किसी तरह का एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है. तो एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए जिस ऑर्गेनाइजेशन में हम क्या करेंगे, मतलब साथ में मिलके सब काम कर रहे हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में. एक लीडरशिप है, एक ऑब्जेक्टिव है, एक पूरा हमारा स्ट्रक्चर है ना, जिसके साथ में हम काम कर रहे हैं. तो ये स्पॉन्टेनियस या डिसऑर्गेनाइज नहीं होना चाहिए कि आज सारे के सारे साथ में आओगे और अब सबके सब कैंपेन करने शुरू हो जाएंगे. नहीं, इट शुड बी इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे. ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लीडरशिप होगी, है ना. लीडरशिप में एक पूरा स्ट्रक्चर होगा, कौन से मेंबर का क्या काम है, किसको क्या डिसीजन लेना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो ये पूरा ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा,
ठीक है, तो देखो 2-4 चीजें हमने यहीं पे बता दी, सस्टेन कलेक्टिव एक्शन ओवर टाइम, सम डिग्री ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, स्ट्रक्चर, ये सोशल मूवमेंट के अंदर होना चाहिए। ओके, इसके बाद में ये पॉइंट्स वाइज लिख रहे हैं हम आंसर, है ना, आप पॉइंट्स देखेंगे, ये मेन पार्ट है। सोशल मूवमेंट का इंट्रोडक्शन आपने दिया, फिर आपने लिखा फॉलोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ सोशल मूवमेंट, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट। क्लियर, कोई डाउट नहीं रखेंगे मन में, डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे। फिर यहाँ पर जो पीपल होंगे, मतलब जो भी सोशल मूवमेंट रन करेंगे, उनका शेयर्ड ऑब्जेक्टिव एंड आइडेंटिटी या आइडियोलॉजी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो हम मूवमेंट रन कर रहे हैं जिसमें हम वुमेन इश्यूज़ को टारगेट कर रहे हैं। अब ये तो सबको पता है कि हम वुमेन इश्यूज़ को टारगेट कर रहे हैं, लेकिन हम वुमेन इश्यूज़ में टारगेट कर रहे हैं इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क को, है ना। हम क्या टारगेट कर रहे हैं, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। तो जितने भी हमारे इस सोशल मूवमेंट के पार्टिसिपेंट होंगे या जो भी इसमें पार्ट ले रहे होंगे, उन सभी का यही ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हो, और यही आइडियोलॉजी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई बात करे नहीं 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 पहले डाउरी खत्म करो, नहीं 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 पहले तो वुमेन्स मूवमेंट में आपको जो है सेक्सुअल हरासमेंट की बात करनी है। अभी आप जिस चीज़ के, जिस मोटिव के साथ में आए हो, आपको उसको पहले फुलफिल करना है ना। तो सबका ऑब्जेक्टिव आइडियोलॉजी सेम होनी चाहिए। अगर लोग अलग अलग तरह की बात करेंगे, अगर उसमें से कोई आ जाए और बोले पहले कास्ट मूवमेंट चलाओ, तो ऐसे नहीं, सबका सेम आइडियोलॉजी, सबका सेम ऑब्जेक्टिव, तभी मूवमेंट सक्सेसफुल होगा, अदरवाइज वो सक्सेसफुल नहीं होगा। ठीक है, फिर जनरल ओरिएंटेशन होना चाहिए कि भाई हमको चेंज लेकर आना है। ठीक है, कैसे भी आए हमको चेंज लाना है। ओके, कभी कभी सोशल मूवमेंट्स में हमने देखा है प्रोटेस्ट भी होते हैं, है ना। तो वी हैव अ जनरल ओरिएंटेशन ऑफ ब्रिंगिंग अबाउट अ चेंज, सोसाइटी में चेंज आना चाहिए। सोशल मूवमेंट्स अराइज व्हेन द एम ऑफ ब्रिंगिंग चेंजेस ऑन अ पब्लिक इशू। जनरली जो इश्यूज होते हैं वो पब्लिक इशू होते हैं, जैसे कि मान लो हम ट्राइबल पॉपुलेशन को उनका राइट देना चाहते हैं कि उनको फॉरेस्ट या उनकी जगह से डिस्प्लेस किया गया है, तो उनका सेटलमेंट हो, उनको कंपनसेशन मिले, है ना। तो वी हैव अ पब्लिक इशू दैट वी आर हाईलाइटिंग हियर। इज दैट क्लियर? ये हो गए आपके कुछ पॉइंट्स। तो ऐसे आपको समझ में आ रहा है कि आपको आंसर कैसे लिखना है। सबसे पहले आपने इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद में आपने फीचर्स बताने स्टार्ट करे। आप यहाँ पर देख रहे होंगे मैं कुछ कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रही हूँ, आपको लग रहा होगा मैं इसलिए हाईलाइट कर रही हूँ कि मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं आपको बिल्कुल दिखाना चाहती हूँ कि मैंने क्या क्या पॉइंट्स लिखे हैं, बट मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही आपको अपने आंसर में भी करना है। जहाँ भी इंपॉर्टेंट टर्म लिख रहे हो उसको तुरंत अंडरलाइन कर दो, है ना, हाईलाइट कर दो उसको, मतलब वो हाईलाइट होगा, आप अंडरलाइन उसको कर दोगे तो। ओके, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ठीक है, मैंने आपको एग्जाम्पल दिया यहाँ पर। तो अगर आप एग्जाम्पल लिख रहे हो तो आप लिखोगे फॉर एग्जाम्पल, और फिर एग्जाम्पल को भी अंडरलाइन करके फिर एग्जाम्पल दोगे। हमेशा ये याद रखना, किसी भी सब्जेक्ट में जब भी एग्जाम्पल दे रहे हो उसको हाईलाइट कर दो, ताकि दिखे कि भाई आपने आंसर में एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमने एग्जाम्पल दिया तो इसको क्या करो, हाईलाइट करो ना, सच एज वी हैव डिस्कस दी राइट ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन, तो उसको हाईलाइट कर दो। क्लियर? ऐसे पॉइंट्स में आंसर बिल्कुल क्लियर, ऐसा नहीं कि सब बिल्कुल हौश पौश करके लिख दिया है, सारा कुछ पैराग्राफ में ही चल रहा है, बस पेजेस भरे जा रहे हैं। नो, पैराग्राफ में जहां रिक्वायर्ड है वहीं लिखो, बाकी कोशिश करो पॉइंट्स में लिखो। प्रीवियस ईयर एक स्टूडेंट ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था, बोले मैम मेरे जो टीचर हैं वो मुझे बोलती हैं कि आप पैराग्राफ में आंसर लिखो, पॉइंट्स में मत लिखो। तो मैंने उनको बोला कि आपके टीचर शायद किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से बोलते होंगे, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आप आंसर पॉइंट्स में लिखो। पैराग्राफ में आप आंसर तब लिखो, जैसे मान लो उन्होंने पूछा है व्हाट इज चिपको मूवमेंट, तो आप लिखो ना पैराग्राफ में, वहाँ आपको पॉइंट्स में लिखने की ज़रूरत नहीं है। जब हम कोई स्टोरी बता रहे हैं, किसी इंसिडेंट को डिस्कस कर रहे हैं, उसको हम पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं। लेकिन जब हम ऐसे बता रहे हैं जैसे कि सोशल मूवमेंट के क्या फीचर्स होते हैं, ओल्ड और न्यू सोशल मूवमेंट के बीच में क्या डिफरेंसेस है, सोशल मूवमेंट की इंपॉर्टेंस क्या क्या है, सोशल मूवमेंट के टाइप्स क्या क्या है, इसको आपको पैराग्राफ में ही लिखना है ना, सॉरी पॉइंट्स में ही लिखना है। ये सारे जो टॉपिक्स हैं इनको आपको पॉइंट्स में ही लिखना है, इसमें आप पैराग्राफ कैसे बनाओगे, है ना। तो जहाँ पर पॉसिबल है वहाँ पॉइंट्स में लिखो, जहाँ पर पॉसिबल है पैराग्राफ में लिखो। कोशिश करो कि आंसर जैसे भी लिख रहे हो वो क्लियर हो, ऐसा ना हो कि ऐसा लगे कि आपने कुछ खिचड़ी पका दी है अपनी आंसर शीट पे। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे आपको अपने आंसर्स को लिखना है। फिर आप लिखेंगे कि सोशल मूवमेंट में सोशल चेंज होता है तो काउंटर मूवमेंट्स भी होती हैं। काउंटर मूवमेंट भी सोशल मूवमेंट का ही एक फीचर है कि अगर आप सोशल मूवमेंट करोगे तो काउंटर मूवमेंट तो आएगा ही आएगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, आप सबको याद होगा, आप में से 90% को याद होगा, है ना। हाँ, वही वाला जो सोच रहे हो, जो गलत सोच रहे हैं वो करेक्ट भी कर सकते हैं, और अगर कोई दूसरा एग्जाम्पल भी आ रहा है तो भी गलत नहीं है। एग्जाम्पल मैं लिखूंगी, तुम लोग को याद आता जाएगा, और नहीं आ रहा है तो अच्छे से एक बार मेरे लेक्चर्स को देखो। राजा राम मोहन रॉय, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ब्रह्मो समाज को एस्टैब्लिश किया।
क्यों? क्योंकि ये क्या चाहते थे कि जो सती सिस्टम है वो खत्म हो, ये जो सती प्रथा चली हुई आ रही है इसको हमको खत्म करना है। इनके अगेंस्ट में जो धर्म सभा है वो एस्टैब्लिश हो गई, ठीक है, इनके अगेंस्ट में धर्म सभा एस्टैब्लिश होगी, बोली सती प्रथा को तो खत्म होने नहीं देंगे, सती प्रथा बिल्कुल सही है, चलनी चाहिए। तो दैट इज समथिंग कि एक मूवमेंट चल रहा, उसके अगेंस्ट में काउंटर मूवमेंट आ गया, तो काउंटर मूवमेंट भी सोशल मूवमेंट का ही पार्ट है। आप इसे अपना एग्जाम्पल में बता सकते हो, आंसर दे सकते हो ना एग्जाम्पल, कि इसका एग्जाम्पल ये हो गया, राजा राम मोहन रॉय ने धर्म सभा ब्रह्मो समाज बनाया, तो जो बंगाली रेडिकलिस्ट थे उन्होंने धर्म सभा बना दी। इज दैट क्लियर? तो ये आपका जो है करेक्ट यहाँ पर पॉइंट बन जाएगा। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? हाँ, होना भी नहीं चाहिए डाउट, ठीक है, ओके आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर मेनी इंस्टेंसेस ऑफ काउंटर मूवमेंट। राजा राम मोहन रॉय कैंपेन अगेंस्ट सती फ्रॉम द ब्रह्मो समाज, डिफेंडर्स ऑफ सती रिफॉर्म्ड एंड फॉर्म्ड द धर्म सभा, ठीक है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, आप चाहो तो लिख सकते हो। तो ये आपके सारे पॉइंट्स हैं जो आपको अपने आंसर में लिखना है। और एजुकेशन ऑफ गर्ल्स की बात हुई तो वहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो उसके अगेंस्ट में थे। जब लोअर कास्ट चिल्ड्रन को स्कूल में एनरोल करने की बात हुई तो अपर कास्ट ने अपने बच्चों को इस स्कूल से निकाल दिया। ये सारे काउंटर मूवमेंट्स के एग्जाम्पल है, इतने सारे देने की ज़रूरत नहीं है, कुछ एक दो दोगे तो भी चलेगा। पीजेंट मूवमेंट ब्रूटली सप्रेस किया गया। मोर रिसेंटली जो सोशल मूवमेंट्स हैं उसमें एक्सक्लूडेड ग्रुप्स ने भी मूवमेंट्स चलाए, है ना। प्रपोजल्स फॉर एक्सटेंडिंग रिजर्वेशन, ये एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, इनको रीड कर लो, इन्हें नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। फीचर्स मैंने आपको सारे बता दिए हैं, एक बार रीड करते हैं। देखो, peasant movements have often been brutally suppressed. More recently, the social movements of the excluded groups like the Dalit have often evoked retaliatory revengeful action. Likewise, proposals for extending reservation in educational institutions have also led to counter movements opposing them. Social movements cannot change a society easily, since it goes against both powered and deep-rooted interests and values. There is bound to be opposition and resistance, but over a period of time, changes do take place. ये आपका conclusion हो जाएगा। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था ना कि आंसर के बाद में कंक्लूजन लिखेंगे। पूरे फीचर्स लिख दिए, एग्जाम्पल वगैरह सब कुछ दे दिए, आप कंक्लूजन लिख दो। सोशल मूवमेंट से इजीली चेंज तो नहीं आता है सोसाइटी में, लेकिन हम इसलिए नहीं आता है क्योंकि बड़े ही डीप रूटेड इंटरेस्ट वैल्यू सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन स्टिल चेंज आता है एक समय पर। बहुत ईजिली नहीं आता बट चेंज आता है। हम क्या बोल रहे हैं, ईजी कोई काम नहीं है लेकिन होगा। जैसे बोलते हैं ना, नथिंग इज इम्पॉसिबल, देयर इज पॉसिबल विद एन इम्पॉसिबल। तो इसीलिए मुश्किल है लेकिन स्टिल चेंज आ पाता है। दैट विल बी योर कंक्लूडिंग पार्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आया? पहले सोशल मूवमेंट, फिर सारे फीचर्स, एग्जाम्पल्स एंड देन फाइनली कंक्लूजन। दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आप और भी लिख सकते हो कि प्रोटेस्ट भी होता है सोशल मूवमेंट्स में, लेकिन इतना लिखने की जरूरत नहीं है, वर्ड लिमिट भी एक्सीड हो जाएगी। मैं आपको पॉइंट्स बता दे रही हूँ क्या क्या लिख सकते हो। कुछ भी याद नहीं आया तो ये तो लिख ही देना, है ना। ऐसा होता है ना कि मैं आपको 20 पॉइंट पढ़ाऊंगी तो उसमें से 10 तो आपको याद रहेंगे ही रहेंगे। तो दैट इज समथिंग। तो प्रोटेस्ट भी जो है वो पार्ट होता है सोशल मूवमेंट का, है ना। सोशल मूवमेंट में जो एक्टिविस्ट होते हैं वो पब्लिक मीटिंग्स करते हैं, जैसे लॉबिंग वगैरह भी करते हैं। ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग है, एक फीलिंग है कि हमको उस कलेक्टिव एजेंडा को फुलफिल करना है। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग इन द स्पीच गिवन बाय अंकुश काले अपारदी एट अ पब्लिक मीटिंग। एक एग्जाम्पल भी दिया है इसमें कि कैसे उन्होंने एक शेयर्ड अंडरस्टैंडिंग एक पब्लिक मीटिंग के थ्रू दिखाई। पब्लिक मीटिंग बेसिकली क्या एक चीज़ होती है कि कैसे आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा पा रहे हो। जैसे मान लो मैं बोल रही हूँ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, तो उसके लिए जितने भी सारे लोग हैं, मैं उन जो भी साथ मेरे साथ में आए हैं, मैं उनको बता सकूं कि एक्चुअल में हमारा मोटिव क्या है, हमारा एजेंडा क्या है, ताकि सब मिलकर उस चीज़ के लिए काम करें। तो उनकी स्पीच में उन्होंने क्या क्या दिया बताया वो भी लिखा है। इन हिज स्पीच ही हाईलाइटेड द tortures and torments the Pardi community has suffered. So they are skillful hunters, but they are treated as criminals and are tortured. So they are found guilty without proof, and their women are humiliated. So because of all this, they are not even considered for employment. Social movements chart out campaigns like lobbying with the government, media and other important makers of public opinion. तो ये उनकी स्टोरी है कि उन्होंने अपनी स्पीच में बताया जो वो, और सोशल मूवमेंट्स कैसे जो है लॉबिंग वगैरह भी करती हैं वो भी इसमें दिया हुआ है। सोशल मूवमेंट्स के अंदर डिस्टिंक्ट मोड्स ऑफ प्रोटेस्ट होते हैं, जैसे कैंडल एंड टॉर्च लाइट प्रोसेशंस, यूज ऑफ ब्लैक क्लोथ, स्ट्रीट थिएटर, सॉन्ग्स, पोएट्री एक्सेट्रा। जैसे फ्रीडम मूवमेंट में गांधी जी ने अहिंसा, सत्याग्रह, चरखा इनको यूज़ किया। ये सब नॉन वायलेंस का
प्रतीक हैं, ऐसे बोल सकते हैं, है ना। और हैंड स्पन वोवन क्लोथ्स उन्होंने यूज़ करे, डांडी मार्च उन्होंने चलाए, सारे एग्जाम्पल्स हैं, याद रखना। जो जो सोशल मूवमेंट में आपको बताती जा रही हूँ उसके एग्जाम्पल दे रही हूँ। जैसे सोशल मूवमेंट का एक फीचर है कि सोशल मूवमेंट में प्रोटेस्ट भी किया जाता है, प्रोटेस्ट के ये सारे फॉर्म्स होते हैं। फिर एग्जाम्पल दिया कि गांधी जी ने कैसे उसको यूज़ करा, ठीक है। तो मतलब एक पॉइंट और उसका एग्जाम्पल। ओके, पब्लिक मीटिंग्स कंडक्ट की गई, तो पारदी कम्युनिटी ने कैसे पब्लिक मीटिंग को कंडक्ट करके सारी चीज़ें करी वो बताया गया है। लॉबिंग भी होती है ना, गवर्नमेंट के साथ में आप बात करते हो, मीडिया के थ्रू अपनी बात भी पहुंचाते हो, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन, लीडरशिप, क्लियर आइडियोलॉजी, फाइन। सो ये सारे पॉइंट्स आप अपने आंसर में नोट डाउन करेंगे। एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप चाहें तो रीड कर सकते हैं। तो इतने सारे पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, अराउंड 20 पॉइंट्स। आपको इसमें से 10 लिखने हैं अपने आंसर में, है ना, एग्जाम्पल देते हुए। अब ये आपका अपना क्रिएटिविटी है कि कैसे आप इतने सारे कंटेंट को शॉर्ट करके, रेलिवेंट चीज़ों को याद करके अपने आंसर में लिखते हो, है ना, समझ के और याद करके। याद रहना भी ज़रूरी है, समझना भी ज़रूरी है, ताकि आंसर हम अच्छे से प्रेजेंट कर पाएँ। ओके, तो समझ में आ गया कैसे मेन फीचर्स लिखोगे, कैसे कंक्लूजन करोगे, कैसे इंट्रोडक्शन होगा। कंक्लूजन सबसे लास्ट में होगा, ठीक है। कंक्लूजन कहाँ होगा? सबसे लास्ट में। जब पूरा आंसर कंप्लीट, तो लास्ट में कंक्लूजन 10 to 15 वर्ड्स में। ओके, क्लियर है? कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? नहीं होगा, है ना, पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बस तरीका समझो कि आंसर लिखना कैसे, क्वेश्चन कैसा आएगा, आंसर कैसे लिखोगे। ओके, बाकी सब आपको आता है, नो डाउट। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ सोशल मूवमेंट्स इन सोशियोलॉजी। सोशल मूवमेंट्स की थ्योरीज हमने डिस्कस की हुई हैं। तो बेसिकली 3 थ्योरीज हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन, थ्योरी ऑफ कलेक्टिव एक्शन एंड थ्योरी ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, है ना। बेसिकली ये जो हैं 3 थ्योरीज हैं जिसको हमको यहाँ पर डिस्कस करना है। देखो, सबसे पहला होता है थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। आप कैसे आंसर को स्टार्ट करोगे? इन्हें बोला थ्योरीज बताओ सोशल मूवमेंट्स की। हम प्रीवियस क्वेश्चन में सोशल मूवमेंट का एक इंट्रोडक्शन दे चुके हैं, तो यहाँ पर हमको दोबारा देने की ज़रूरत नहीं है। हम बस इतना बता देंगे कि बहुत सारी थ्योरीज हैं जो सोशल मूवमेंट के ऊपर बताई गई हैं। हम उनमें से कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट को ही डिस्कस करते हैं। जैसे पहली है थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। जब किसी पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं दूसरे ग्रुप से डिप्राइव्ड हूँ, या मुझे उस ग्रुप के कंपैरिजन में डिप्राइव्ड फील करवाया जा रहा है, तब वो पर्सन जो है सोशल मूवमेंट करने के बारे में सोचता है। मतलब यहाँ पर ये बताया गया है कि जनरली लोग सोशल मूवमेंट क्यों करते हैं, क्या कारण है, तो उसके रिगार्डिंग कुछ थ्योरीज हैं, ठीक है। देखो, दिस थ्योरी सेज दैट सोशल कॉन्फ्लिक्ट अराइजेस व्हेन अ सोशल ग्रुप फील्स दैट इट इज वर्स ऑफ देन अदर्स अराउंड इट. It stresses the role of psychological factors such as resentment and rage in inciting social movements. इसमें क्या होता है? सोशल कन्फ्लिक्ट तब होगा जब किसी ग्रुप को ऐसा लग रहा है कि वो दूसरे ग्रुप से वर्स ऑफ है। साइकोलॉजिकली उसके मन में ऐसी चीज़ आ जाएगी कि दूसरे ग्रुप को लेके वो रेज या रिसेंटमेंट शो करेगा। जैसे मान लो ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है। ग्रुप बी को ऐसा लगता है कि मुझे इस ग्रुप के कंपैरिजन में जो है वो अच्छा फील नहीं करवाया जा रहा है, या मुझे अच्छे से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो ये जो ग्रुप है उसका इस ग्रुप को लेके एक रेज रिसेंटमेंट अपने आप डेवलप हो जाएगा। वो इस ग्रुप से थोड़ा जेलस होने लग जाएगा, है ना, या उसको पसंद नहीं करेगा। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है लोअर कास्ट अपर कास्ट। सोसाइटी ने हमेशा लोअर कास्ट के साथ में बहुत डिस्क्रिमिनेशन, एक्सप्लॉइटेशन किया है, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक वो रिलेटिव डेप्रिवेशन वाली फीलिंग आ चुकी थी, है ना। तो इसलिए उन्होंने क्या करा, सोशल मूवमेंट को रन किया। तो दैट इज योर थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रिवेशन। क्लियर? The limitation of this theory are that while perceptions of deprivation may be necessary condition for collective action, but not a sufficient reason in themselves. अब इसमें ऐसा बोल रहे हैं कि अगर किसी को रिलेटिवली डिप्राइव्ड फील हो रहा है तो वो सोशल मूवमेंट रन कर देगा, लेकिन कुछ लोगों ने इसका लिमिटेशन बताया इस थ्योरी का, कि ज़रूरी नहीं है, अगर मान लो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे आपके कंपैरिजन में वैल्यू कम दी जा रही है तो मैं सोशल मूवमेंट ही रन कर दूंगी। इट इज़ लाइक कि मैं शायद उनको माइंड ही नहीं करूंगी जो लोग मेरे बारे में ऐसा सोचते होंगे, है ना। तो दैट इज समथिंग कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ डेप्रिवेशन की वजह से आप एक फुल फ्लेज्ड मूवमेंट रन कर दो, ठीक है, ये इसका लिमिटेशन है। तो फिर दूसरी थ्योरी आई। दूसरी थ्योरी थी थ्योरी ऑफ कलेक्टिव एक्शन। इसे मैनकर ऑल्सन ने अपनी बुक द लॉजिक ऑफ कलेक्टिव एक्शन के अंदर एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि देखो, एक चीज़ होती है सेल्फ इंटरेस्ट। हम हमारे सेल्फ इंटरेस्ट की वजह से ही किसी चीज़ को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। देखो कैसे, he argued that it is the activities of rational people who pursue their self-interest that allow the growth of social movement. He argues that social movement is an aggregation of rational individual actors pursuing their self-interest. मान लो कोई सोशल मूवमेंट रन हो रहा है
मुझे ऐसा लग रहा है कि यार इस मूवमेंट को अगर मैं ज्वाइन कर लेती हूँ तो मुझे कुछ प्रॉफिट होगा, मेरे को भी इस चीज़ से फ़ायदा हो जाएगा या मेरा भी इससे हेल्प हो जाएगा, तो मैं उसको ज्वाइन करूँगी। और मान लो अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसे ज्वाइन करने से मेरा कोई भी फ़ायदा नहीं है बल्कि नुकसान ही है, तो मैं इसे क्यों ज्वाइन करूँ। मान लो कोई एक ऐसा मूवमेंट चल रहा है जिस मूवमेंट में ये कहा जा रहा है कि जो वुमेन है, वुमेन को क्या, जैसे एक कोई एग्जांपल ले लेते हैं, डाउरी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट मूवमेंट चल रहा है ना, कि वुमेन के जो भी वुमेन के साथ में डाउरी प्रैक्टिसेस होती हैं उसमें उनको बहुत ज़्यादा वायलेंस फेस करना पड़ता है, डोमेस्टिक वायलेंस। तो इन सारी चीज़ों के अगेंस्ट में एक मूवमेंट रन हो रहा है। अब मान लो मैं ऐसे सोच लूँ कि यार मेरी तो शादी नहीं हुई है, मैंने तो ये सारी चीज़ें फेस ही नहीं करी हैं और मुझे इस मूवमेंट में जाके कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला है, तो मैं क्यों जाऊँ, है ना। तो इट इज़ समथिंग कि मैंने देखा कि मुझे कोई फ़ायदा नहीं है बल्कि जाऊँगी तो मेरा टाइम और वेस्ट हो जाएगा, तो लॉस है, तो मैंने उसको ज्वाइन नहीं करा। या मान लो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैं इस मूवमेंट को ज्वाइन करती हूँ तो इससे सभी वुमेन्स को फ़ायदा होगा, है ना। या फिर मैं ऐसे सोचूं कि अगर मैं इस मूवमेंट को ज्वाइन कर लेती हूँ तो मुझे इससे बेनिफिट होगा। इससे बेनिफिट ये होगा कि मान लो मुझे भी लाइमलाइट मिल जाएगी। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, है ना, एग्जाम्पल के तौर पर ही समझना है इसको। तो दैट इज समथिंग कि अगर मुझे लग रहा है कि इसे ज्वाइन करने से मुझे कुछ प्रॉफिट होगा तो मैं उसको ज्वाइन करूंगी, और अगर मुझे लग रहा है कि इसको ज्वाइन करने से मुझे कोई लॉस होगा तो मैं उसको ज्वाइन नहीं करूंगी। ये थ्योरी ऑफ कलेक्टिव एक्शन बोलती है कि आप किसी चीज़ में तभी ज्वाइन करोगे जब आपको उसमें प्रॉफिट होगा, अगर आपको प्रॉफिट नहीं है तो आप ज्वाइन नहीं करोगे। फिर इसका क्रिटिसिज्म हुआ। क्रिटिसिज्म ये हुआ कि इतनी सारी वुमेन्स मूवमेंट देखने को मिलती है जिसमें मेल रिफॉर्मर्स रहे या जिसको मेन ने भी ज्वाइन करा, तो मेन को तो वुमेन्स मूवमेंट से कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ तो डाउरी हो नहीं रही है या उनके साथ तो वायलेंस या सेक्सुअल हरासमेंट हो नहीं रहा है, तो मेन क्यों पार्टिसिपेट कर रहा है। तो फिर ये कहा गया कि ये थ्योरी जो है मतलब लिमिटेड चीज़ को ही देख रही है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस को ही देख रही है, बट जो ह्यूमन है वो प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा और सारी चीज़ों को भी सोचता है। जैसे राजा राम मोहन राय, उन्हें सती प्रथा को खत्म करा, उनके साथ तो सती नहीं हुई थी लेकिन उन्हें उसकी बात करी। ज्योतिबा फुले, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन की बात करी, वो अपने आप में बहुत बड़े थे लेकिन स्टिल उन्होंने बात करी गर्ल्स एजुकेशन की, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की, है ना। तो दैट इज समथिंग कि आप हमेशा अपना प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखते हो। अब सुनो यहाँ क्या लिखा है। According to his theory, a person becomes a member of social movement only when he has some benefit from it. A person will join social movement if he or she will gain something from it. In short, people join social movement to gain maximum benefit for themselves. Many people do not agree with this view of Olson. तो इस व्यू पॉइंट से ऑल्सन के ज़्यादा लोग एग्री नहीं करते हैं। एग्जाम्पल दे देना कि इतनी सारी वुमेन्स मूवमेंट होती हैं जिसमें मेल्स भी पार्टिसिपेट करते हैं या मेन भी पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। तो दे आर्ग्यू दैट when people join the organizations, they do first sit down to calculate the expenses and profits of such membership. This theory is based on rational utility maximizing individual. वो ऐसा बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता कि जब कोई किसी मूवमेंट को ज्वाइन करने जा रहा है तो वो बैठ के कैलकुलेट करेगा कि मुझे इससे कितना प्रॉफिट है कितना लॉस है, नहीं, दे जस्ट ज्वाइन इट। तो ये जो थ्योरी है कहीं ना कहीं रेशनल यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग इंडिविजुअल के ऊपर बेस्ड है, जो इन रियलिटी हमेशा सही नहीं होती है। ओके, फिर एक लास्ट थ्योरी आती है। थ्योरी आती है रिसोर्स मोबिलाइजेशन की। बोलते हैं कि ये मैकार्थी और जाल्ट, इन्होंने जो है इसको आगे थ्योरी को बढ़ाया था। इन्होंने ऑल्सन की थ्योरी को रिजेक्ट किया। इन्हें बोला सुनो, हर कोई प्रॉफिट एंड लॉस नहीं देखता है। अगर आपको कोई सोशल मूवमेंट रन करनी है तो उसमें इंपॉर्टेंट है रिसोर्सेज। आपके पास में अगर रिसोर्सेज नहीं है तो आप किसी मूवमेंट को रन नहीं कर सकते। रिसोर्सेज इन द सेंस कि मान लो जैसे अब हमने फीचर्स पढ़े सोशल मूवमेंट के कि सस्टेन्ड कलेक्टिव एक्शन होना चाहिए, लीडरशिप होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, तभी आप किसी मूवमेंट को रन कर सकते हो। तो रिसोर्स मोबिलाइजेशन की जो थ्योरी है वो ये बोलती है कि अगर आपके पास रिसोर्सेज हैं तो ही मूवमेंट रन हो पाएगी। फिर इसका भी क्रिटिसिज्म होता है। इसका क्रिटिसिज्म ये होता है कि बहुत सारी ऐसी सोशल मूवमेंट्स हुई जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था, कोई लीडरशिप नहीं थी, लेकिन लोगों ने मूवमेंट स्टार्ट कर दी। धीरे धीरे लीडर सामने आ गए, धीरे धीरे करके ऑर्गेनाइजेशन बन गया। उसके पहले कुछ नहीं था। तो ज़रूरी नहीं है कि रिसोर्स होगा तभी मूवमेंट होगा। मूवमेंट हो सकता है, रिसोर्सेज बाद में भी एड ऑन हो सकते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा है। दे आर्ग्यूड दैट social movement success on its ability to mobilize resources or means of different sorts. By resources they mean things like leadership, organizational capacity, communication facilities. तो उन्होंने क्या कहा कि सोशल मूवमेंट सक्सेस तभी होगी अगर रिसोर्सेज हैं तो। They added, if the resources are used by taking advantage of the existing political opportunities, the movement will be more successful. उन्होंने कहा अगर आप किसी पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज ले लेते हो या उनको भी यूज़ कर लेते हो तो आप ज़्यादा सक्सेसफुल होगे। लेकिन फिर क्रिटिक्स ने कहा कि सिर्फ रिसोर्सेज हमको लिमिट नहीं कर सकते हैं, रिसोर्सेज तो हम आगे चल के भी बिल्डअप कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी मूवमेंट हैं जो पुअर पीपल ने रन करी जो सक्सेसफुल हो गई, इवन उनके पास में कोई रिसोर्सेज नहीं थे। मान लो आप स्टूडेंट्स हो
आप स्टूडेंट्स कोई मूवमेंट रन करते हो, आप बोलते हो कि एक एग्जांपल ले लो, है ना, छोटा सा एग्जांपल ले लो। इमेजिन करो कि आपको ऐसा लगता है कि भाई हमारे स्कूल की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा फीस में तो हम लोग एडमिशन नहीं लेंगे। तो आप सारे स्टूडेंट्स ने जो है इस चीज़ के बारे में सोचा और आपने कहा सारे के सारे साथ में जाते हैं। तो आप सब लोग साथ में चले गए और आप लोग ना धरना देने लगे स्कूल के बाहर कि इतनी फ़ीस होगी तो हम नहीं करेंगे, आपके स्कूल में एडमिशन नहीं लेंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब लंबे समय तक ये मूवमेंट चला, पेरेंट्स ने भी ज्वाइन कर लिया आके, और सब लोग जो है बिल्कुल स्कूल आने से आप लोगों ने डिनाई कर दिया, स्कूल को बड़ा लॉस हो रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है कि आपने पूरा कुछ ऑर्गेनाइज किया, आपका कोई एक लीडर था नहीं, आप तो सारे स्टूडेंट्स चले गए। अब उसके बाद में धीरे धीरे करके जब मूवमेंट ज़्यादा दिन तक चला तो आपने अपने ग्रुप में से कोई एक सीनियर को एक अपना लीडर बना दिया कि आप जाके हमारी बातें जो है प्रिंसिपल तक या डायरेक्टर तक पहुंचाओ और हमारे बीच में कम्युनिकेट करो और हमको बताओ कि हमें आगे क्या करना है, कैसे हम और रेसिस्ट कर सकते हैं, कैसे हम और देर तक मूवमेंट चला सकते हैं। तो दैट इज समथिंग कि रिसोर्सेज बाद में आ सकते हैं, पहले आप मूवमेंट स्टार्ट कर दो। ओके, सो दैट इज द थ्योरी ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो आप लास्ट में क्या लिखोगे, कंक्लूजन क्या लिखोगे? यही कि जो सोशल मूवमेंट्स होती हैं उसमें आप मतलब अगर आपका एक एजेंडा है कि इसके साथ में मुझे ये एक चेंज सोसाइटी में लाना है तो आप अपने मूवमेंट को स्टार्ट कर सकते हो। पीपल विल ज्वाइन यू, है ना, जिनके भी सेम आइडियोलॉजीज होंगी और धीरे धीरे करके आपकी मूवमेंट सक्सेसफुल हो जाएगी। चेंज लाना डिफिकल्ट हो सकता है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। ओके, तो दैट वे यू कैन कंक्लूड योर आंसर। थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया, सारे पॉइंट्स लिखे एंड देन फाइनली कंक्लूजन। क्लियर? समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसा आएगा, आंसर कैसे लिखना है, पैटर्न क्या होगा? यहाँ पर देख रहे हो ना कैसे पॉइंट्स में लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है थ्योरी ऑफ रिलेटिव डेप्रीवेशन, ये दिख रहा है फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, इसको कंप्लीट करा। दूसरी थ्योरी आ गई थ्योरी ऑफ कलेक्टिव एक्शन, इसको कंप्लीट करा। तीसरी थ्योरी आ गई रिसोर्स मोबिलाइजेशन, है ना। तो आप एक एक थ्योरी को पैराग्राफ में लिख सकते हो। थ्योरी के अंदर पॉइंट्स भले मत बनाओ तो भी चलेगा, बनाते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे पॉइंट्स बनाना कि लगे कि भाई ये एक ही थ्योरी चल रही है। ऐसा ना हो कि आपने लिखा थ्योरी ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन, सेकंड पॉइंट थ्योरी ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन में ऑल्सन को क्रिटिसाइज किया, थर्ड पॉइंट थ्योरी ऑफ रिसोर्स मोबिलाइजेशन में रिसोर्सेज ना होंगे तो सक्सेसफुल नहीं होगी, ऐसे नहीं, है ना। उसी के अंदर सब पॉइंट्स, हेडिंग्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, तो वो आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। ओके, तो आई होप सो दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन विद सुटेबल एग्जाम्पल्स द क्लास बेस्ड मूवमेंट्स इन इंडिया। इंडिया में जो क्लास बेस्ड मूवमेंट्स हुई हैं उसको आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। देखो बेसिकली जो क्लास बेस्ड मूवमेंट हुई है इंडिया में वो एक पीजेंट्स की हुई है और एक वर्कर्स की हुई है ना। जो क्लास बेस्ड मूवमेंट्स में हम डिस्कस करते हैं तो एक पीजेंट क्लास डिस्कस करते हैं, एक वर्कर्स क्लास डिस्कस करते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि उन्होंने ऐसा मेंशन तो नहीं किया है तो हम दोनों को ही बताएंगे। जैसे जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको एक पूरा फ्लो चार्ट के थ्रू बताया था कि यहाँ ये पढ़ना है, यहाँ ये पढ़ना है, तो आप थोड़ा थोड़ा दोनों के बारे में लिखोगे। ओके, देखो सबसे पहले स्टार्ट करोगे क्लास बेस्ड मूवमेंट्स क्या होती हैं, है ना। सो पीजेंट्स मूवमेंट और अग्रेरियन स्ट्रगल्स हैव बीन अ पार्ट ऑफ द कंट्री सिंस प्री कॉलोनियल डेज। द मूवमेंट्स बिटवीन 1858 and 1914 tended to remain localized, disjointed and confined to particular grievances. पीसेंट मूवमेंट के बारे में बता रहे हैं कि ये जो मूवमेंट है ये प्री कॉलोनियल डेज से ही चल रही हैं इंडिया में। ये मूवमेंट्स 1858 में स्टार्ट होती हैं, 1914 में भी लोकलाइज्ड रहती हैं, डिसजॉइंटेड रहती हैं, किसी पर्टिकुलर ग्रीवेंस को लेके ही चल रही होती हैं। कुछ मूवमेंट जैसे बंगाल रिवॉल्ट हुआ अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन, डेक्कन राइट्स हुए अगेंस्ट मनी लैंडर्स, तो ऐसे मूवमेंट जो किसी पर्टिकुलर एरिया में, किसी पर्टिकुलर रीजन में चल रही हैं। लेकिन फिर धीरे धीरे टाइम के साथ में ये जो इश्यूज हैं इनमें लीडरशिप वगैरह आने लगी और लीडरशिप के साथ में ये थोड़े से मतलब इनका जो स्कोप है मूवमेंट्स का वो और ज़्यादा बढ़ गया। जैसे महात्मा गांधी जब साउथ अफ्रीका से रिटर्न होते हैं तो वो बरदोली सत्याग्रह करते हैं ना, नॉन टैक्स कैंपेन एज अ पार्ट ऑफ नेशन वाइड नॉन कोऑपरेटिव मूवमेंट, जहाँ पर चंपारण सत्याग्रह करते हैं अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन। तो ऐसे बहुत सारे मूवमेंट चलते हैं जिनमें हम एक मतलब थोड़ा सा स्कोप इसका बढ़ता चला जाता है पीजेंट मूवमेंट्स का। ओके, 1920s में जो प्रोटेस्ट हैं वो लोकल रूलर्स वगैरह इन सब के अगेंस्ट, ब्रिटिश गवर्नमेंट इन सभी के अगेंस्ट में चलते हैं। 1920 से 1940 में पीजेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं, जैसे कि बिहार प्रोविंशियल किसान सभा, ऑल इंडिया किसान सभा, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस थी जो पीजेंट्स के राइट्स के लिए फाइट कर रही थी। ये सभा पीजेंट्स के जो फ्रीडम, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से राइट्स हैं, साथ ही साथ में वर्कर्स के और भी जो भी एक्सप्लॉयटेड क्लास हैं उनके राइट्स को सामने रखती थी। इंडिपेंडेंस के समय जो पीजेंट मूवमेंट्स हैं वो और ज़्यादा क्लासिकल हो गई, जैसे तेभाग मूवमेंट, तेलंगाना मूवमेंट। पहली जो है वो शेयर क्रॉपर्स
के राइट्स के लिए थी, है ना, बंगाल में, और इसका किसान सभा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने सपोर्ट किया था। दूसरी जो थी वो सीपीआई ने लेड करी थी, फ्यूडल कंडीशंस को लेके था, स्पेशली हैदराबाद में। 1947 में दो मेजर सोशल मूवमेंट्स होती हैं, नक्सलाइट और नक्सलबाड़ी, जो बंगाल में होती है, और यहाँ से न्यू फार्मर्स मूवमेंट भी स्टार्ट हो जाती है। तो क्लास बेस्ड मूवमेंट्स में आप दो क्लासेस के बारे में डिस्कस करेंगे, एक आप पीजेंट क्लास की बात करेंगे, एक आप वर्कर्स क्लास की बात करेंगे। अब इन शॉर्ट ये बता रही हूँ कि आंसर में लिखना क्या क्या है। यू विल स्टार्ट विद क्लास बेस्ड मूवमेंट्स, जो किसी पर्टिकुलर क्लास के राइट्स के लिए होती है। इस मूवमेंट्स को हम दो तरह से स्टडी कर सकते हैं, पीजेंट मूवमेंट्स एंड वर्कर्स मूवमेंट। पीजेंट मूवमेंट्स के बारे में पहले आप बताओगे, है ना, 70 to 80 वर्ड्स में, फिर आप थोड़ा वर्कर्स मूवमेंट के बारे में बताओगे 60 to 70 वर्ड्स में। मेनली आपको यहाँ पर जो पीजेंट मूवमेंट्स हैं उसमें क्या क्या बताना है कि पीजेंट्स का जो एक पूरा स्ट्रगल था वो कैसे कैसे हुआ। आप इसको टाइम पीरियड में डिफाइन कर लोगे, कैसे, देखो जैसे कि जैसे मान लो आपने लिखा पीजेंट्स मूवमेंट, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ। तो आपने एक टाइम पीरियड लिखा, जैसे यहाँ पर हमने देखा कि ये जो आपका 1859-62, ये 1858 से 1914, तो ये आपने पहला टाइम पीरियड लिख दिया। यहाँ पर जो मूवमेंट्स थी लोकलाइज्ड डिसजॉइंटेड ऐसी हुआ करती थी, जैसे बंगाल्स का रिवॉल्ट हो गया, है ना, मतलब बंगाल रिवॉल्ट हो गया, इंडिगो प्लांटेशन, इंडिगो नहीं, बंगाल रिवॉल्ट हो गया इंडिगो प्लांटेशन के अगेंस्ट में, डेक्कन राइट्स हो गए मनी लैंडर्स के अगेंस्ट में, ये आपने लिखा, ठीक है, इतना डिटेल में नहीं, सिर्फ नाम नाम, जैसे कैसे यहाँ पे आपने लिखा लोकली डिसजॉइंटेड मूवमेंट्स, एग्जाम्पल बंगाल मूवमेंट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन, डेक्कन राइट्स अगेंस्ट मनी लेंडर्स, बस। फिर आपने दूसरा फेज लिखा, दूसरा फेज आपने लिखा 1920 से लेके 1940, है ना, इस एक टाइम पीरियड में क्या सारी चीजें हुई, बीच में वो चंपारण वगैरह जो सारा हुआ वो भी आप लिखोगे, 1917-18 वाला पीरियड, फिर ये वाला एक पीरियड लिख दो, फिर लिख दो कि कैसे ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म हो रही हैं, फिर व्हाट हैपेंड आफ्टर 1947, तो दो स्पेशल मूवमेंट्स हमको देखने को मिलती हैं। 1947 के बाद में हम नक्सलबाड़ी और नक्सलाइट मूवमेंट्स वगैरह जो हुई इन सबको देखते हैं। तो ऐसे करके टाइम पीरियड में इसको डिफाइन कर दो, ये नहीं कि आप पूरा पैराग्राफ में लिखे जा रहे हो, ठीक है, ऐसे ऐसे करके आपका वर्ड लिमिट के अंदर रह के क्वेश्चन का आंसर होगा, है ना। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ऐसे आप टाइम पीरियड में इन सारी चीजों को डिवाइड कर दो। इसके बाद में कैसे कैसे सारे सत्याग्रह और सारा कुछ हुआ, सिर्फ नाम नाम लिखते चले जाओ, है ना। फिर ये देखो यहाँ पर क्या हो रही है, ऑर्गेनाइजेशंस बन रही हैं, ऑर्गेनाइजेशंस ने कैसे कैसे क्या क्या सारी चीज़ें करी। फिर ये तेलंगाना और तेभाग मूवमेंट हो रही है, व्हाट आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बाद में आप 1967 के आसपास देखो तो नक्सलाइट मूवमेंट होता है नक्सलबाड़ी में, है ना। तो ये फिर 1970 से न्यू फार्मर्स मूवमेंट आती है। फिर इसी में आप थोड़ा सा ऐड ऑन कर दो वर्कर्स मूवमेंट, वर्कर्स मूवमेंट होती है। वर्कर्स मूवमेंट जो है वो वर्कर्स का जो एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था वर्क प्लेस पे, स्पेशली वर्किंग आवर्स को लेके, वेजेस को लेके एक्सेट्रा, इन चीज़ के लिए ट्रेड यूनियंस बनती हैं। फिर ट्रेड यूनियंस बनती हैं तो ट्रेड यूनियंस की वजह से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो थोड़ी सी कॉशियस हो जाती है और वर्किंग आवर्स को कम कर देती है, वर्किंग कंडीशंस को अच्छी कर देती है, वेजेस को रीडिफाइन कर देती है। तो ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का एग्जाम्पल दे दो। ऐसे करके एक तरफ पीसेंट्स भी हो गया, एक तरफ आपका वर्कर्स भी हो गया, क्योंकि वर्कर्स भी एक क्लास बेस्ड मूवमेंट है ना। तो इसीलिए हम इन दोनों को इंक्लूड करेंगे। अगर अलग से आता है कि वर्कर्स मूवमेंट बताओ या पीसेंट मूवमेंट्स बताओ तो फिर सिर्फ उसी को एक्सप्लेन करना। क्लियर, समझ में आ रहा है आपको क्वेश्चन को आंसर कैसे करना है। इंट्रोडक्शन बता दिया, फिर पीजेंट मूवमेंट, फिर वर्कर्स मूवमेंट, है ना। कोशिश करें कि एक टेबल बना लें, उस टेबल में ही इन दोनों मूवमेंट्स के बारे में डिटेल्स आप बता दो। बहुत ज़्यादा आपको उसमें मेहनत नहीं करनी है कि सारा कुछ आप पैराग्राफ में लिख रहे हो। अगर आप बोलो तो एक टेबल बना के देख लेते हैं बढ़िया सी, है ना, अच्छे से फटाफट से अभी हो जाएगा, 2 से 5 मिनट उसमें लगेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको टेबल्स कैसे बनानी है, ठीक है। देखो देख ही लेते हैं एक बार। पहले बात करते हैं पीजेंट मूवमेंट्स की, ठीक है। सो लेट्स ड्रॉ अ टेबल, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे पीजेंट मूवमेंट्स, लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करी है मैंने, यहाँ पे लिखेंगे टाइम पीरियड,
है ना। तो ये आपका यहाँ पर आ जाएगा टाइम, या टाइम की जगह ऐसे लिख देते हैं पीरियड, ओके। और यहाँ पर आपके आ जाएंगे पीजेंट मूवमेंट्स, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको सबसे पहले बताया कि पहला इंसिडेंट जो हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है वो किस एक टाइम का देख रहे हैं हम, 1814 ही है ना, 1858 से 1914, 1858 से 1914 का टाइम पीरियड हम देख रहे हैं। किस तरह के पीजेंट मूवमेंट यहाँ पर हो रहे हैं, तो ऐसे पीजेंट मूवमेंट्स जो कि आपके लोकलाइज्ड डिसजॉइंटेड हैं, है ना। तो यहाँ पर लिख दो लोकलाइज्ड एंड डिसजॉइंटेड मूवमेंट्स। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ना, फ्लो चार्ट बनाना, टेबल बनाना, डायग्राम्स बनाना, ये सब प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। अगर आप सोच रहे हो कि ये सब मैं तुरंत एग्जाम में जाके कर लूँगा, बना लूँगा, वहाँ पर मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, तो आप थोड़ी सी गलत फहमी में हो, ठीक है। आप प्रैक्टिस करो इस चीज़ को, तभी आप इसको एग्जाम में लिख पाओगे। अगर आप इसको प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप एग्जाम में जाके सब भूल जाओगे और गलत टेबल और बन जाएगी आपसे। तो बेटर ये है कि आप अच्छे से इसको प्रैक्टिस करो, उसके बाद में एग्जामिनेशन में इसको लिखो, ठीक है। वही चीज़ आपको हेल्प करेगी। इसमें हमने एग्जाम्पल्स पढ़े, जैसे कि बंगाल रिवॉल्ट, इंडिगो प्लांटेशन। टाइम पीरियड लिखना है तो आप लिख सकते हो, मैं नहीं लिख रही हूँ, नहीं तो टाइम और ज़्यादा इंक्लूड होगा ना। तो बंगाल रिवॉल्ट अगेंस्ट इंडिगो प्लांटेशन और डेक्कन राइट्स अगेंस्ट मनी लेंडर्स। मैं इसको यहाँ पर नोट कर देती हूँ, ठीक है। देखो, बंगाल रिवॉल्ट, इंडिगो प्लांटेशन एंड डेक्कन राइट्स अगेंस्ट मनी लेंडर्स। आप चाहो तो इसमें टाइम पीरियड भी लिख सकते हो, क्लियर। इसके बाद में हम बताएंगे कि लीडर कुछ और इश्यूज हैं जो कंटिन्यू हुए, जैसे कि बरदौली सत्याग्रह हुआ 1928 में, 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। तो यहाँ पर भी ऐसे मूवमेंट्स हैं जिसमें आपने क्या करा कि प्रोटेस्ट के डिफरेंट मोड्स को यूज़ किया। जैसे महात्मा गांधी यहाँ पर थे, है ना, तो वो एक चीज़ आप लिख सकते हो। इसके बाद आता है आपका टाइम पीरियड 1920 से 1940 के बीच में। मैं यहाँ पर ऐसे लिख रही हूँ 1915 टू 1920, और यहाँ पर जो मूवमेंट्स होती हैं अंडर महात्मा गांधी, ऐसे लिख देती हूँ, है ना, मूवमेंट्स अंडर लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। एग्जाम्पल क्या लिखोगे, चंपारण सत्याग्रह, है ना। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे, चंपारण सत्याग्रह। अच्छा, देख रहे हो कि मैं डिफरेंट कलर्स के पेन यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, है ना। आप भी ब्लैक और ब्लू पेन यूज़ करो ताकि आपका आंसर हाईलाइटेड दिखे, ठीक है। सारा कुछ ब्लू से लिख दो लेकिन एग्जाम्पल्स ब्लैक से लिख दो। अगर फिर आपका ऐसा है कि एक ही पेन यूज़ कर सकते हो एग्जाम में तो अंडरलाइन कर देना, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है 1920 टू 1940। इस एक टाइम पीरियड पर क्या हो रहा था, पीजेंट्स ऑर्गेनाइजेशंस वर सेटअप या इमर्जिंग, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। तो पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन इमर्ज हो रही थी, सेटअप हो रही थी। तो यहाँ पर अब नाम लिख देना, ठीक है। लिख देना बिहार प्रोविंशियल किसान सभा 1929, ऑल इंडिया किसान सभा, है ना। ये इस तरीके से आप इनके बारे में लिख सकते हो कि अलग अलग तरह की पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन इस टाइम पर सेटअप हुई। फिर आप लिखोगे इंडिपेंडेंस के टाइम पर, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इमीडिएटली इंडिपेंडेंस के टाइम पे 1947 हम क्या देखते हैं, दो मेजर मूवमेंट्स यहाँ पर हमको देखने को मिलती।
तेभाग मूवमेंट और तेलंगाना मूवमेंट। यहाँ पर किसान सभा, सीपीआई और इन सभी का जो है सपोर्ट रहता है, तो आप सीधे नाम लिख दो तेभाग मूवमेंट एंड तेलंगाना मूवमेंट, ठीक है, उससे ज्यादा एक्सप्लेन मत करो। तेभाग मूवमेंट एंड तेलंगाना मूवमेंट, ठीक है। मैं भी बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, मैं बहुत ज़्यादा नहीं लिख रही हूँ, आप लिख देना, ईयर वगैरह डाल देना। फिर आप लिखना 1960s का टाइम, क्या हो रहा है इस एक टाइम पर, नक्सलाइट मूवमेंट्स, है ना, इस एक टाइम पर क्या हो रहा है, नक्सलाइट मूवमेंट्स इन नक्सलबाड़ी रीजन, इन नक्सलबाड़ी। तो ये मैंने फिर भी बहुत शॉर्ट में लिखा, आप इसमें ईयर्स वगैरह लिखोगे और एग्जांपल्स दोगे तो ये एक बढ़िया से आपकी फ्लो चार्ट बन जाएगी, ओ सॉरी टेबल बन जाएगी। फिर इस टेबल को आपने अपने आंसर में बना दिया, अब आपको पीसेंट मूवमेंट एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी दिख रहा है। अब आप 50-60 वर्ड्स में लिख दो पीसेंट मूवमेंट क्या होता है और ये आपकी टेबल बन गई। ये देखो कितने अच्छे से हमने पूरा रिप्रेजेंट भी कर दिया और लिख भी दिया। थोड़ा सा टाइम लगता है इन चीज़ों में, लेकिन ये चीज़ें आंसर को बहुत इफेक्टिव बनाती हैं। एंड अगेन आई एम टेलिंग यू, ये सब प्रैक्टिस के थ्रू आएगा। ऐसा ही सेम एक वर्कर्स मूवमेंट का बना दो कि वर्कर्स मूवमेंट में कैसे कैसे ट्रेड यूनियन बनी, कौन सी ट्रेड यूनियन ने क्या इशू उठाया, फिर कैसे क्या रिफॉर्म्स आए, फोर्थ फैक्ट्रीज एक्ट में क्या हुआ, ऐसे करके वर्कर्स मूवमेंट का एक बना दो। क्लियर? अगेन आई एम टेलिंग यू, प्रैक्टिस से होगा। अगर आप ऐसे सोच रहे हो मैं बना लूंगा, मैं कर लूंगा, एग्जाम टाइम में मुझसे हो जाएगा, नहीं हो पाएगा, है ना। प्रैक्टिस करो तभी हो पाएगा, तभी पॉसिबल है। ओके, तो समझ में आ रहा है कैसे कैसे आंसर लिखना है। ये स्पेशली लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में बता रही हूँ क्योंकि आते हैं एग्जाम में, और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनका एग्जामिनेशन छूट जाता है, मम्मी ये वाला क्वेश्चन तो कर ही नहीं पाए, टाइम ही नहीं था इतना, है ना। तो इसीलिए आंसर लिखा, फटाफट से टेबल वगैरह बनाई और कंप्लीट। तो पहले से ही आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आप अपनी जारी रखिए, ठीक है। कहीं कोई डाउट आता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। Then you have another question, that is question number 4. What were the conducive conditions in India to start social reform movements? इंडिया में ऐसी क्या चीज़ें चल रही थी जिसकी वजह से हमने सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स को स्टार्ट किया। बहुत अच्छे से आपको इसका आंसर पता है, सभी को आंसर हम सबको पता है, बट द ओनली थिंग इज लिखेंगे कैसे। देखो, कंड्यूसिव कंडीशंस इन इंडिया टू स्टार्ट सोशल रिफॉर्म मूवमेंट, सबसे पहला है वेस्टर्न एजुकेशन। इंडिया में ब्रिटिशर्स ने अपना रूल करना स्टार्ट करा, रूल करने के साथ साथ में वेस्टर्न एजुकेशन को क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। जब इंडियंस वेस्टर्न एजुकेशन के कांटेक्ट में आए तो साइंस, रीजनिंग, रेशनैलिटी, इन सारी चीज़ों के बारे में उन्होंने जाना, और उन्होंने ये देखा कि इंडियन सोसाइटी में ये जो कस्टम्स वगैरह चल रहे हैं ये बड़े ही यूजलेस या बेसलेस हैं, तो इसीलिए सोशल मूवमेंट करने की ज़रूरत है। मतलब देखो, ब्रिटिशर्स इंडिया में वेस्टर्न एजुकेशन इसलिए इंट्रोड्यूस करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जब इंडियंस वेस्टर्न एजुकेशन के अकॉर्डिंग पढ़ाई लिखाई करेंगे तो वो ब्रिटिश गवर्नमेंट में हमारी हेल्प करेंगे और हमारा रूल बना रहेगा। लेकिन इंडियंस तो इंडियंस हैं, इंडियंस ने जब एजुकेशन ली, वेस्टर्न एजुकेशन जब उन्होंने पढ़ा लिखा समझा, तो उनको ये समझ में आया कि भाई वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे आइडियाज़ हैं जो लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इन चीज़ों की बातें करते हैं। इंडिया में कुछ ऐसे कस्टम्स रिचुअल्स चल रहे हैं जो बिल्कुल बेसलेस हैं, जैसे सती प्रथा, है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनको हमको ख़त्म करने की ज़रूरत है, तो उन्होंने सोशल मूवमेंट को रन किया। ओके, और ऐसे ही इंडिपेंडेंस भी आया इंडिया के अंदर, क्योंकि जिन लोगों ने वेस्टर्न एजुकेशन से पढ़ा था उनको ये समझ में आया कि ब्रिटिशर्स ब्रिटेन में तो बड़ी लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी की बातें करते हैं, फ्रीडम की बातें करते हैं, और वहीं इंडिया को अपना रूल बना के रखा हुआ है, मतलब इंडिया के ऊपर रूल कर रहे हैं, हमको अपना गुलाम बना लिया है, तो इसीलिए फिर उन्होंने मूवमेंट रन करा, है ना। तो ये वेस्टर्न एजुकेशन ब्रिटिशर्स को ही भारी पड़ गई थी, ठीक है। दूसरा है डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब क्योंकि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप हो चुका था, अब इंडियंस एक जगह से दूसरी जगह इजीली जा सकते थे, तो क्या होता था, जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो कोई बंगाल में ऐसा पर्सन है जो बहुत पढ़ा लिखा है, सारी चीज़ों को जानता है, और महाराष्ट्र में गया, और महाराष्ट्र में उसने देखा कि यार यहाँ पर तो बड़ी दिक्कत चल रही है, सोशल लेवल्स चल रहे हैं, गर्ल्स एजुकेशन बिल्कुल है नहीं, और दलितों के साथ में बहुत ही बुरा यहाँ पर ट्रीटमेंट हो रहा है, वो यहाँ पर जाएगा तो अपने आइडियाज़ को यहाँ पर स्प्रेड कर देगा, है ना। अब यहाँ से मान लो कोई उठ के एनलाइटेंड पर्सन दूसरे एरिया में चला गया तो वो वहाँ पर अपने आइडियाज़ को स्प्रेड आउट करेगा। तो दैट इज समथिंग कि इसकी वजह से क्या हो रहा था, एक जगह से दूसरी जगह आइडियाज़ फ्लो कर रहे थे, है ना। तो मैक्सिमम एडवांटेज हुआ इन सारी चीज़ों का इंडियंस को। इंडियंस एनलाइटेंड जो थे वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में जाते हैं, लोगों को एक्सप्लेन करते हैं यूजलेस बेसलेस कस्टम ट्रेडिशंस के बारे में। एडवेंट ऑफ इंडियन प्रेस, जब प्रेस आया, है ना, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, ये सारी चीज़ें पब्लिश होना स्टार्ट हो गई, तो इसमें जो लिटरेट पीपल थे वो उसको पढ़ते थे, समझते थे कि सोसाइटी में क्या सारे एविल्स हैं, सोसाइटी में क्या सारी चीज़ें चल रही हैं, और अपने व्यू पॉइंट भी उसमें लिखा करते थे। तो जब वो अपना व्यू पॉइंट उसमें लिखते थे और बताते थे, तो ये एक चीज़ होती थी कि
लोग उसको पढ़ के जान के समझते थे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लो, मान लो आप किसी गांव में रहते हो, उस गांव में एक पढ़ा लिखा इंसान है, अब उसके हाथ में न्यूज़पेपर आता है तो वो पढ़ता है और उसमें देखता है कि यार इसमें तो बड़े ही जो नॉलेजेबल पर्सन्स हैं उन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स दिए हैं, उनको पढ़ के समझता है और गांव में सभी को उसके बारे में बताता है। तो इस तरीके से क्या एक चीज़ हो रही है कि आइडियाज़ एक से दूसरे तक स्प्रेड आउट हो रहे हैं, सबके अंदर एक जागरूकता, अवेयरनेस आ रही है। So, press started in India after the advent of the British. Organizers of movements started to publish small newspapers and magazines so that Indians could read them and should understand these evils are very harmful for the society. It is necessary for them to overthrow these evils from the society. And in this way, Indians came to know that it is necessary for them to remove these social evils. जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले लो, मान लो कि राजा राम मोहन रॉय सती प्रथा को खत्म करने की बात कर रहे हैं और बोलते हैं कि ये सती प्रथा ना ही हमारे उसमें कल्चर में दी गई है कहीं पर भी, और एज एन ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव से ये चीज़ गलत भी है। तो मान लो वो अपना ये व्यू पॉइंट किसी न्यूज़पेपर में लिख देते हैं। अब आप भी न्यूज़पेपर कभी पढ़ते होगे तो पढ़ के आपको समझ में आता होगा कि हाँ यार ये चीज़ तो सही है, ये चीज़ तो गलत है। तो ऐसे जब लोग उनके बारे में पढ़ते थे, उनको जानते थे, तो उनको समझ में आता था कि क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। तो प्रेस इस चीज़ में बहुत हेल्प करता है। देन इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ मिशनरीज। बहुत सारी क्रिश्चियन मिशनरीज ब्रिटिशर्स के टाइम पर इंडिया में आती हैं, इंडिया में काम करती हैं और ब्रिटिशर्स इनको हेल्प करते हैं। धीरे धीरे करके लोग क्रिश्चियनिटी को अडॉप्ट करने लग जाते हैं, कन्वर्ट होने लग जाते हैं क्रिश्चियनिटी में। तो जब इंडियन सोशल रिफॉर्मर्स को इस बारे में पता चलता है कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आके इंडियंस को कन्वर्ट कर रही हैं क्रिश्चियनिटी में, तो वो इसके अगेंस्ट में सोशल रिफॉर्म मूवमेंट करते हैं, है ना। तो मूवमेंट होने का एक काम ये भी था कि मिशनरीज बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर आ रही थी और इन मिशनरीज की वजह से जो इंडिया है वो क्रिश्चियनिटी में कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो रहा था, ठीक है। तो उसको रोकने के लिए उन्होंने मूवमेंट चलाया। इंडियन सोसाइटी के एविल्स, सती, चाइल्ड मैरिज, रिस्ट्रिक्शन ऑन विडो मैरिज, डाउरी, अनटचेबिलिटी, ये सारे सोशल एविल्स हैं जिन्हें खत्म करने के लिए सोशल मूवमेंट रन किए गए। आप आंसर का फॉर्मेट देख रहे हो, समझ तो सब रहे हो, लेकिन आंसर का फॉर्मेट देख रहे हो आप, हमने आंसर कैसे करा, कैसे हमने हाईलाइट करा चीज़ों को। देखो जो कंड्यूसिव कंडीशंस थे इंडिया में, उसके लिए पहला वेस्टर्न एजुकेशन, पूरा पॉइंट एक्सप्लेन करा। दूसरा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, बस यहाँ पर अंडरलाइन नहीं किया है चीज़ों को, आप अंडरलाइन और कर दोगे आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ऐसे आपको पॉइंट्स लिखने हैं। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक? गुड। अनदर क्वेश्चन, एलिसिडेट द हिस्ट्री ऑफ पीजेंट मूवमेंट्स। पीजेंट मूवमेंट की हिस्ट्री आपको बतानी है, अभी हमने डिस्कस करी, देखो पूरी हिस्ट्री डिस्कस करी है, बस इसी को वहाँ पर एक्सप्लेन कर देना। यहाँ पर देख रहे हो आप पर्टिकुलरली पीजेंट मूवमेंट पूछा गया है, लेकिन वहाँ पर क्लास बेस्ड मूवमेंट पूछा था, तो इसीलिए हमने वहाँ पर दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन करा। आप लिख देंगे यहाँ पे, पीजेंट मूवमेंट का मतलब होता है सभी कलेक्टिव अटेम्प्ट्स जो डिफरेंट स्ट्रेटा ऑफ द पीजेंट्री कर रही होती है सोसाइटी के सिस्टम को चेंज करने के लिए या अपने एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए, और जो भी उनके ग्रीवेंसेज हैं वो सारे एड्रेस हों इस एक चीज़ के लिए। देखो, द टर्म पीजेंट मूवमेंट रिफर्स टू all kinds of collective attempts of different strata of the peasantry either to change the system which they felt was exploitation or to seek redress for particular grievances without necessarily aiming at overthrowing the system. Peasant movement का मतलब क्या है कि जो भी ये डिफरेंट स्ट्रैटा पीजेंट्री का चल रहा है जिसमें उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और उनकी ग्रीवेंसेज, उनकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही हैं, उन सबको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए और इस तरह के एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम को ख़त्म करने के लिए पीजेंट मूवमेंट्स रन की जाती हैं, ठीक है। पीजेंट मूवमेंट्स 1920 और 1940 के बीच में तो बहुत सारी जो है पीजेंट ऑर्गेनाइजेशन चल रही थी। इसके पहले वो बंगाल एंड डेक्कन वाला भी आप लिखोगे। तेभाग मूवमेंट क्या था वो यहाँ पर बताया है, देखो, है ना। 1/3 2/3 शेयर जो है वो शेयर क्रॉपर्स को देना होगा, तो उसके अगेंस्ट में ये स्ट्रगल था। तेलंगाना मूवमेंट हैदराबाद में स्पेशली हुआ था, जो फ्यूडल कंडीशंस फेस कर रहे थे वहाँ के फ्यूडल्स, उसके अगेंस्ट में। फिर नक्सलाइट मूवमेंट्स इंडिपेंडेंस के बाद में होता है। तो ये सारा आप अपने आंसर में बताओगे। आप यहाँ पर भी फॉर्मेट देख सकते हो कैसे अच्छे से आंसर को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। वहाँ तो हमने शॉर्ट में ही लिखा था क्योंकि एक कन्फाइंड वर्ड लिमिट थी, लेकिन यहाँ पर हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो ये आप इसको इस तरीके से क्या करोगे, अच्छे से पूरा एक्सप्लेन करोगे। क्लियर कि पीजेंट मूवमेंट्स कैसे इंडिपेंडेंस के बाद में रन होती है। ये सारा टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड को ध्यान में रखते हुए आपको एक्सप्लेन करना है बस चीज़ों को। ओके, हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ, गुड, ठीक है। तो एक एक करके ऐसे अपने आंसर को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। डिस्क्राइब द बैकवर्ड क्लास और कास्ट मूवमेंट्स। जो बैकवर्ड क्लास या कास्ट मूवमेंट्स हैं उनको आपको डिस्क्राइब करना है। सो देखो, we'll write in our answer कि
जो बैकवर्ड क्लास या कास्ट मूवमेंट्स होती हैं ये इमर्ज होती हैं एज पॉलिटिकल एंटिटीज एंड occurred in both colonial and post-colonial context. The colonial state often distributed patronage on the basis of caste, and it made sense that people stay within their caste for social and political identity in institutional life. देखो ये हम सबको पता है कि कास्ट हम सबकी लाइफ का एक बहुत ही ऐसा बोल सकते हैं ना कि पार्ट बन चुका है। हम लोग कास्ट से कहीं ना कहीं बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, और ये ब्रिटिशर्स की देन है। इन्हीं के आने की वजह से ये जो कास्ट सिस्टम है ये इतना ज़्यादा रिजिड हो गया इंडिया के अंदर। पहले ये इतना रिजिड नहीं हुआ करता था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने की वजह से ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इंग्रेव्ड हो जाता है, और फिर इस तरीके से कास्ट सिस्टम, मतलब इस तरीके से ये जो रिजिड कास्ट सिस्टम आज आप देखते हो ये स्टार्ट हो जाता है। अब ब्रिटिशर्स जो हैं उन्होंने तो पैट्रोनेज दिया है ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, और धीरे धीरे करके कॉलोनियल टाइम से ही, इवन पोस्ट कॉलोनियल कंटेक्स्ट में भी बैकवर्ड कास्ट या क्लासेस जो हैं वो एक पॉलिटिकल आइडेंटिटी की तरह इमर्ज करने लग जाती हैं, और हमारी इंस्टीट्यूशनल लाइफ में एक सोशल और पॉलिटिकल आइडेंटिटी हमारी कास्ट बन चुकी है। It also influenced similarly placed caste groups to unite themselves and to form a horizontal stretch. Caste thus begin to lose its ritual contact and become more and more secularized for political mobilization. मतलब ये है कि देखो ऐसा होता है कि जैसे एक बहुत छोटे से एग्जांपल लो, किसी एक कास्ट को रिजर्वेशन मिला तो दूसरी कास्ट बोलती है हमें भी रिजर्वेशन दो, हमारे साथ भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, जब एससी और एसटी को रिजर्वेशन देने की बातें हुई तो ओबीसी भी जो है वो सामने आते हैं, है ना, वो भी बोलते हैं कि यार हमारे साथ में भी एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। मतलब ऐसा ही एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हुआ है, लेकिन स्टिल हम लोग इकोनॉमिकली उतने वेल ऑफ नहीं है, सोसाइटी में हमारे नंबर्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना, तो हमको उतना जो है मतलब हमको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अब उसके बाद में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन, उसके बाद में किसी और को रिजर्वेशन। तो जनरली क्या होता है, ये एक पूरा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेच है, एक से दूसरा कनेक्टेड है। जैसे अगर हम बात करें मेनली बैकवर्ड कास्ट की, अदर बैकवर्ड क्लासेस की या कास्ट की, ओबीसीज की, तो हमने देखा है कि वो एक बहुत ही बड़ा ग्रुप है, हॉरिजॉन्टली एक दूसरे से ऐसे करके कनेक्टेड है। और यहाँ पर ये जो कास्ट है ये सिर्फ अब एक रिचुअल कंटेंट नहीं बन चुका है कि आपकी कास्ट ये है तो आपका ये काम है, आपकी ऑक्यूपेशन है, आपका ये चीज़ करनी है, नहीं। इट इज समथिंग दैट इज सेक्युलराइज्ड फॉर पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। कास्ट का भी सेक्युलराइजेशन हो चुका है। अब आप कास्ट को पॉलिटिकली मोबिलाइज करने के लिए देखा जाता है कि हम इस कास्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये पॉलिटिकल पार्टी इस कास्ट के लिए फाइट कर रही है, इस कास्ट के राइट के लिए फाइट कर रही है ना। तो जो भी ये मैंने कहा इसको नेगेटिव सेंस में मत लेना, ठीक है, मैं इसको पॉजिटिव सेंस में समझा रही हूँ कि ये जो टर्म है बैकवर्ड क्लासेस ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री में यूज किया जाता है 19th सेंचुरी से ही। ज़्यादा यूज होने लगा मद्रास प्रेसिडेंसी में 1872 में, प्रिंसली स्टेट्स ऑफ मैसूर में 1918 में, और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में 1925 में। 1920s तक ऑर्गेनाइजेशंस थी जो बैकवर्ड कास्ट के इश्यूज को उठाती थी, जैसे ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन, ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस लीग एक्सेट्रा। 1954 में करीब 88 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी जो बैकवर्ड क्लासेस के लिए वर्क करती थी, है ना। तो इस तरीके से ये जो बैकवर्ड क्लासेस हैं इनका कंसेप्ट सामने आता है और इनके जो इश्यूज होते हैं वो हाईलाइट होते हैं। अल्टीमेटली आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत सालों बाद बैकवर्ड क्लासेस को भी रिजर्वेशन मिलता है, उनके भी राइट्स को सिक्योर करने की बातें होती हैं, है ना। तो ये इस तरीके से पूरा बैकवर्ड क्लासेस की कहानी जो है वो आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। ये जो भी मैंने कहा, जो भी लिखा है, ये सब बुक में है, ठीक है। मैं तुमको बस एक्सप्लेन कर रही हूँ और तुमको एक पर्सपेक्टिव बता रही हूँ, ठीक है। तो ये आप लिखोगे कि कैसे ये क्लासेस इमर्ज होती हैं, कैसे ये एक पॉलिटिकली मोबिलाइज होती चली जाती हैं, कैसे लार्ज नंबर्स होते हैं, कैसे फिर ये इमर्ज होती हैं, कैसे इनके लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनती हैं और कैसे ये मूवमेंट रन होता है। क्लियर? तो ये सब कुछ आपकी बुक में दिया है, आपको बस अच्छे से एक्सप्लेन करना है। ओके, इज दैट क्लियर? ओके, सो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 7 एंड वी हैव द लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 एज वेल। मतलब 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 7 और 8। ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ये पैसेज बेस्ड क्वेश्चन हैं। आपके एग्जामिनेशन में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें एक पैसेज होता है, पैसेज के बेसिस पर वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और आपको उसको लॉन्ग में आंसर करना है ना, मतलब 120 वर्ड्स में उसको आंसर करना है। तो इस चैप्टर से ऐसे क्वेश्चन कौन कौन से आ सकते हैं ये देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7, पहले पैसेज को रीड करेंगे। The fusion of foreign power and capital was the focus of social protest during India's nationalist struggle. Mahatma Gandhi wore khadi, hand-spun, hand-woven cloth to support Indian cotton growers, spinners and weavers, whose livelihoods had been destroyed by the government policy of favoring mill-made cloth. ये जो एक फ्यूजन था फॉरेन पावर और कैपिटल का, वो सोशल प्रोटेस्ट का फोकस था। जब इंडिया में नेशनल मूवमेंट चल रहा था या नेशनलिस्ट स्ट्रगल चल रहा था, तो ये जो फॉरेन पावर और फॉरेन कैपिटल था, इस चीज़ को हम प्रोटेस्ट करते थे, इसके खिलाफ थे हम। तो इसको रिप्रेजेंट किया महात्मा गांधी ने जब उन्होंने खादी को पहना
हाथ से बने हुए कपड़ों को पहना, तो वो कहीं ना कहीं इंडिया के जो कॉटन ग्रोअर्स, स्पिनर्स, वीवर्स थे, इनको सपोर्ट करना चाहते थे, जिसे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की पॉलिसी ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। द लीजेंडरी डांडी मार्च टू मेक सॉल्ट वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश taxation policies that placed a huge burden on consumers of basic commodities in order to benefit the empire. जब ब्रिटिशर्स ने सॉल्ट के ऊपर टैक्स लगा दिया तो गांधी जी ने डांडी मार्च किया और खुद से सॉल्ट बनाया। तो ये कहीं ना कहीं इस एक चीज़ को दिखाता था कि गवर्नमेंट की ऐसी पॉलिसी की वजह से जो बेसिक कॉमोडिटीज़ हैं वो भी महंगी हो गई थी। So Gandhi took items of everyday mass consumption like cloth and salt, transformed them into symbols of resistance. तो गांधी जी ने यहाँ पर डे टू डे लाइफ के आइटम्स जैसे कपड़ा हो गया, क्लोथ है ना, नमक हो गया, इन चीज़ों को लिया, इन चीज़ों को हाईलाइट किया और इन्हें कहीं ना कहीं सिंबल ऑफ रेसिस्टेंस बनाया कि इनके बेसिस पर उन्होंने नेशनल स्ट्रगल को किया। क्वेश्चन क्या आता है वो देखो, ठीक है। व्हाट वाज द फोकस ऑफ सोशल प्रोटेस्ट ड्यूरिंग इंडियाज नेशनलिस्ट स्ट्रगल? सोशल प्रोटेस्ट का फोकस क्या था? देखो आंसर, फ्यूजन ऑफ फॉरेन पावर एंड कैपिटल वाज द फोकस ऑफ सोशल प्रोटेस्ट ड्यूरिंग इंडियाज नेशनलिस्ट स्ट्रगल। पैसेज में ही आंसर दिया हुआ है, जस्ट द ओनली थिंग हम रीड अच्छे से करेंगे, ठीक है। अक्सर कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं, सब नहीं, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा करते हैं कि आप लोग ना पैसेज नहीं रीड करते हो, सीधे क्वेश्चन पे जंप करते हो, फिर क्वेश्चन रीड करके पैसेज में आंसर खोज रहे होते हो। दैट विल टेक टाइम, ये 5 से 7 मिनट ले लेता है। लेकिन अगर आप पैसेज को रीड करते हो तो ये सिर्फ 2 मिनट लेता है और फिर क्वेश्चन देख के आपको आंसर फटाफट मिल जाता है ना। तो इसीलिए पहले पैसेज को पूरा रीड करेंगे, फिर क्वेश्चन को आंसर करेंगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमको मिल गया। दूसरा, व्हाट मैसेज डिड गांधी वांट टू स्प्रेड थ्रू द लीजेंडरी डांडी मार्च? गांधी जी क्या मैसेज कन्वे करना चाहते थे डांडी मार्च के थ्रू? वो ये मैसेज करना चाहते थे कि ये जो ब्रिटिशर्स की टैक्सेशन पॉलिसीज हैं, जिससे कंज्यूमर्स की जो बेसिक कमोडिटीज हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं बर्डन पड़ रहा है। तो गांधी जी ने क्या एक चीज़ इंश्योर करी कि वो छोटी मोटी बेसिक मास कंजम्पशन की चीज़ों से ही कहीं ना कहीं रसिस्ट कर रहे थे और मैसेज ये देना चाह रहे थे, मतलब ये जो मैसेज था वो किस एक चीज़ से रिगार्डिंग था कि आप जो लोगों की डे टू डे लाइफ की चीज़ें हैं उसके ऊपर उनको बर्डनाइज नहीं कर सकते हो, है ना, और आप किस तरीके से उसको प्रोटेस्ट करते हो। तो ये हम लिखेंगे हमारे आंसर में। पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर, ड्यूरिंग इंडियाज नेशनलिस्ट स्ट्रगल द फोकस ऑफ सोशल प्रोटेस्ट वाज द फ्यूजन ऑफ फॉरेन पावर एंड कैपिटल। ब्रिटिश रूल की वजह से 2 फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस मिली, इंपॉर्टेंट टू दीज 2 फैक्टर्स विच इंडिया हैड सफर्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो एक ये जो फॉरेन पावर थी और दूसरा जो फॉरेन कैपिटल था, इसको ही हमने रेसिस्ट किया। अब जो मैसेज गांधी जी यहाँ पर देना चाहते थे वो ये था कि पीपल शुड रियलाइज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम, ठीक है। लोगों को पता होना चाहिए कि भाई फ्रीडम की वैल्यू क्या है। ऐसा ना हो कि बस एक रिवॉल्ट हो गया, फ्रीडम आ गई और सबने फ्रीडम एंजॉय कर ली। ऐसे तो फिर कुछ साल बाद फिर से कोई आगे हमारे ऊपर रूल करने लग जाएगा। बट ईच एंड एवरी पर्सन शुड रियलाइज द वैल्यू ऑफ फ्रीडम। तो इसीलिए उन्होंने डांडी मार्च किया। बोले छोटे मोटे आइटम्स जो लोगों की हर एक दिन की ज़रूरत होते हैं, अगर हम उसको हाईलाइट करेंगे तो हर एक पर्सन इस मूवमेंट से अपने आप को कनेक्ट कर पाएगा, है ना। तो ये उनका जो है एक बेसिक आइडिया था। द लीजेंडरी डांडी मार्च वॉज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट ब्रिटिश टैक्सेशन पॉलिसी। द ब्रिटिश हैड प्लेस्ड ह्यूज burden on consumers of basic commodities in order to benefit the empire. So Gandhi ji wanted to that people should realize the value of freedom. Clear? ये क्वेश्चन नंबर 8 एक और पैसेज पढ़ें। हाँ, देखो, द एंटी कास्ट मूवमेंट विच बिगन इन द 19th century under the inspiration of Jyotiba Phule was carried out in the 1920s by the non-Brahmin movements in Maharashtra and Tamil Nadu and then developed under the leadership of Dr. Ambedkar had characteristics of all types. एक एंटी कास्ट मूवमेंट चलता है 19th सेंचुरी में ज्योतिबा फुले की लीडरशिप के अंडर, ठीक है। इसी मूवमेंट को महाराष्ट्र में नॉन ब्राह्मण मूवमेंट 1920s में कैरी आउट किया गया, फिर तमिलनाडु में, फिर डॉक्टर अंबेडकर ने इसमें जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया। तो कहीं ना कहीं एंटी कास्ट मूवमेंट चल रहा है, एंटी ब्राह्मण मूवमेंट भी इसको बोल सकते हो, ठीक है। सो एट इट्स बेस्ट इट वॉज रिवोल्यूशनरी इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी एंड रिडम्पटिव इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल। तो ये कहीं ना कहीं रिवोल्यूशनरी था सोसाइटी में और रिडम्पटिव था इन टर्म्स ऑफ इंडिविजुअल। रिवोल्यूशनरी और रिडम्पटिव सोशल मूवमेंट्स आपने पढ़ी हैं। देखो, रिवोल्यूशनरी इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी मतलब सडन चेंज, जो भी ऐसी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं उसको पूरी तरह से खत्म किया जाए। जैसे एक एग्जांपल अनटचेबिलिटी, अगर इसको प्रैक्टिस किया जा रहा है तो सोसाइटी से इसको पूरी तरह से खत्म करना है। दूसरी चीज इंडिविजुअल्स के टर्म में रिडेम्पटिव, आपको अपने पर्सनल कॉन्शियसनेस, अपने एक्शंस को चेंज करना है। अगर इंडिविजुअली या पर्सनली आपको ऐसा फील होता है कि आपको किसी कास्ट के साथ में इस तरह का एक्सप्लॉइटेटरी बिहेवियर करना है तो आपको अपने अंदर चेंज लाना पड़ेगा, है ना। सो इन पार्शियल कॉन्टेक्स्ट द पोस्ट अंबेडकर दलित मूवमेंट हैज हैड रिवॉल्यूशनरी प्रैक्टिस
and it has provided alternative ways of living, at some points limited and at some points radical and all encompassing, ranging from changes in behavior such as giving up eating beef to religious conversion. तो पार्शियल कंटेक्स्ट में जो पोस्ट अम्बेडकर दलित मूवमेंट हुए, अम्बेडकर जी के बाद में जो दलित मूवमेंट्स हुए वो रिवॉल्यूशनरी थे. उनमें एक ऑल्टरनेटिव था कि कैसे आपको रहना है, कैसे आपको जो है मतलब रेडिकली या ऑल एनकम्पासिंग मूवमेंट्स रन करना है, कभी कभी रेडिकल हो जाना है. तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बिहेवियर को भी चेंज करें थी. जैसे बीफ ईटिंग को आपको गिव अप करना होगा, है ना, रिलीजियस कन्वर्शन के लिए. तो ये सारी चीज़ें हैं. इट हैज़ फोकस्ड ऑन चेंजेस इन द एंटायर सोसाइटी. तो इन मूवमेंट्स के थ्रू कहीं ना कहीं पूरी सोसाइटी को हमको चेंज करना था, है ना. रेडिकली रिवॉल्यूशनरी गोल था हमारा कि हम कास्ट ऑपरेशन को, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करें और जो भी to the limited goals of providing scope for members of scheduled caste to achieve social mobility, ताकि वो social mobility को अचीव कर सकें. But on whole, this movement has been a reformist movement. लेकिन चाहा तो हमने एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आए, बट ये एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट ही बन के रह गई, जहाँ पर धीरे धीरे करके ग्रेजुअली चेंज आ रहा था. आई थिंक एक जिस्ट आपको पैराग्राफ का समझ में आया कि क्या एक चीज़ पर बात हो रही है ना. कास्ट बेस्ड मूवमेंट से रिलेटेड पैराग्राफ है. क्वेश्चन देखो, इसमें और भी चीज़ें दी गई हैं कि इट हैज़ मोबिलाइज्ड अलोंग कास्ट लाइन्स बट ओनली मेड half-hearted efforts to destroy caste. It has attempted and achieved some real, though limited, societal changes with gains, especially for the educated sections among Dalit. But it has failed to transform society sufficiently to raise the general mass from what is still among the most excruciating poverty in the world. तो ऐसा बोल रहे हैं कि ये कास्ट लाइन्स में मोबिलाइज करता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही चेंजेस कर पाता है ना. कास्ट को ख़त्म करने का पूरा होल हार्टेडली अटेम्प्ट यहाँ पर नहीं होता है. और इसी के साथ में जो एजुकेटेड सेक्शंस थे दलित में, उनमें तो चेंजेस आ जाते हैं, लेकिन पूरी सोसाइटी ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती है. मतलब कास्ट बेस्ड चीज़ें बता रहे हैं. डू यू अग्री विद द व्यू एक्सप्रेस्ड इन द अबव पैसेज दैट द दलित मूवमेंट आर रिफॉर्मेटिव मूवमेंट? क्या आपको लगता है कि दलित मूवमेंट रिफॉर्मेटिव मूवमेंट है? पहला क्वेश्चन. दूसरा, वाई आर दलित मूवमेंट्स कॉल्ड रिफॉर्मेटिव, रिडम्पटिव एंड रिवोल्यूशनरी मूवमेंट्स एट द सेम टाइम? गिव रीजंस. क्यों दलित मूवमेंट को हम कभी तो रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट बोलते हैं, कभी तो रिडम्पटिव बोलते हैं, कभी रिवोल्यूशनरी बोलते हैं? ऐसा क्यों होता है? एक जिस्ट आपको समझ में आ गया. देखो अब आंसर में क्या लिखेंगे. हाउएवर दीज गेन्स, yes, I agree with the view expressed in the above passage that दलित मूवमेंट आर रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स. पहला क्वेश्चन ये था कि क्या दलित मूवमेंट रिफॉर्मेटिव मूवमेंट है? आपको लगता है तो आप बोलोगे हाँ, मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जो दलित मूवमेंट्स हैं वो रिफॉर्मेटिव मूवमेंट है. रिफॉर्मेटिव मूवमेंट्स कौन से मूवमेंट? जो धीरे धीरे चेंज ला रहे हैं, ग्रेजुअल चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर. इट हैज़ मोबिलाइज्ड अलोंग कास्ट लाइन्स बट ओनली मेड हाफ हार्टेड एफर्ट्स टू डिस्ट्रॉय कास्ट. यहाँ पर क्या हुआ? आपने कास्ट लाइन्स के थ्रू मोबिलाइज तो करा लोगों को, लेकिन सिर्फ हाफ हार्टेड एफर्ट्स ही आए कि आपको कास्ट सिस्टम को खत्म करना है. सबने एज अ होल हमको सोसाइटी से वो अटेम्प्ट देखने को नहीं मिला. इट हैज़ अटेम्प्टेड एंड अचीव्ड सम रियल दो लिमिटेड सोसाइटल चेंजेस. तो ऐसे चेंजेस तो आए जैसे हम चाह रहे थे, लेकिन स्टिल लिमिटेड चेंजेस आए, बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आ पाए. इसलिए हम इसको ग्रेजुअल चेंज बोलते हैं, है ना. ये रिफॉर्मेटिव चेंज है. ऐसा नहीं कि सडन एकदम से चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर, नहीं, धीरे धीरे चेंज आ रहा है सोसाइटी के अंदर. However, these gains are limited to the educated sections among Dalit only. ये जो gains थे ये सिर्फ educated sections of the Dalit के अंदर ही आए थे. मतलब जो दलित पढ़ लिख गए थे उन्हीं की कम्युनिटी में हमको ये चेंजेस देखने को मिले कास्ट लाइन्स को लेके, या उन्हीं की कंडीशन में चेंजेस आए, सबके में नहीं आए. इसीलिए हम इसको रिफॉर्मेटिव बोलते हैं. एंड पूरी सोसाइटी इसमें सफिशिएंटली ट्रांसफर नहीं हुई है, तो इसीलिए ये एक रिफॉर्मेटिव मूवमेंट है. दूसरा ये था कि हम इसको रिडम्पटिव रिफॉर्मेटिव क्यों बोलते हैं. देखो, अकॉर्डिंग टू ऑथर, the Dalit symbolizes the most extreme poverty in the world. The Dalit movements are called reformative, redemptive and revolutionary due to the following reasons. Number 1, Dalit movement were redemptive in the sense that they aimed at redemption in the life of people. We call them revolutionary because some fundamental changes were brought about in the society. दलित मूवमेंट रिडम्पटिव क्यों है? क्योंकि आप किसी पर्सन की इंडिविजुअली उसकी लाइफ में चेंज लाना चाह रहे हो, है ना, उसके पर्सनल कॉन्शियसनेस में, उसके एक्शंस में. रिवॉल्यूशनरी इसलिए क्योंकि हमने कुछ ऐसे फंडामेंटल चेंजेस करे सोसाइटी में, जैसे टेंपल एंट्री मूवमेंट. सडन चेंज एकदम से कि आप हमको टेंपल में एंट्री करने नहीं दे रहे हो, हमने मूवमेंट चला दी, सारे के सारे टेंपल के अंदर एंटर करके आप कर लो क्या करना है. तो वहां से वो एक कंसेप्ट ही खत्म हो गया, अनटचेबिलिटी और इम्प्योर और ये सारी चीज़ों वाला. तो इसीलिए ये रिवॉल्यूशनरी भी है. दूसरा, ये जो मूवमेंट्स हैं ये these provide alternative to life. These options were limited to certain points and to the others they were fundamental and agreeable. The changes brought about by them included the social as well as religious changes.
ये मूवमेंट्स कहीं ना कहीं लाइफ में एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड करते हैं। इसमें सोशल के साथ साथ रिलीजियस चेंजेस भी हुए हैं। ये फोकस करते हैं चेंजेस एंटायर सोसाइटी में एक रेडिकल रिवॉल्यूशनरी गोल के साथ में कि कास्ट ऑपरेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, जो भी सारा कुछ हुआ है सबको एकदम से खत्म कर दो, बट वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो इसीलिए हम बोलते हैं रिडम्पटिव, क्योंकि आप अपनी पर्सनल कॉन्शियसनेस में चेंज लाना चाह रहे हो कि आप लोगों को इस तरीके से ट्रीट ना करो। ग्रेजुअल या रिफॉर्मेटिव, क्योंकि धीरे धीरे करके चेंज आ रहा है। रिवॉल्यूशनरी, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हमने की हैं कि एकदम सडन चेंज आ गया, हालांकि सारी चीज़ों में नहीं बट कुछ कुछ चीज़ों में, लिमिटेड वे में। तो इसीलिए इसको रिवॉल्यूशनरी, रिडम्पटिव और रिफॉर्मिस्ट एक ही साथ में बोला जाता है। ठीक है, तो क्लियर है कैसे क्वेश्चन को आंसर करना है? समझ में आया क्वेश्चन आंसर? एक बार इसको अच्छे से रीड करना आंसर को, ठीक है, आपको और अच्छे से क्लियर होगा। फाइन, तो इसी के साथ में हमारा ये जो चैप्टर है, ये जो सेशन है, ये होता है कंप्लीट। अब अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। मैं बार बार आपको बोलती हूँ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे नहीं होगा। आई थिंक अब तक मैं ये बात 200 बार बोल चुकी हूँ, ठीक है। और अब 200 में से अगर 20 को भी फर्क पड़ जाता है तो उन 20 को अपना रिजल्ट में भी फर्क देखने को मिलेगा। बाकी स्टूडेंट्स भी प्रैक्टिस करते रहें। कहीं किसी तरह का कोई डाउट आता है तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसी के साथ में अब हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में और भी अमेजिंग टॉपिक्स के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखें। एज सच सभी चैप्टर, सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली हैं। सो विश यू ऑल दी वेरी बेस्ट। अच्छे से अपनी पढ़ाई करो, एग्जाम में बहुत अच्छे से अपना परफॉर्मेंस दो। कोई डाउट आता है तो मुझे कांटेक्ट करो और मतलब कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ। और जाते जाते एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हो। सो एज यू ऑल नो, डेली लेक्चर्स मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं। साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन्स की ऐप को आप प्ले स्टोर से एक्सेस कर सकते हो और मैग्नेट ब्रेन्स की जो वेबसाइट है दैट इज www.magnetbrains.com, जो गूगल पर एक्सेसिबल है। यहाँ पर आपको सभी क्लासेस के कोर्सेज के वीडियो लेक्चर्स देखने को मिलेंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जो भी क्लास, कोर्स, सब्जेक्ट, चैप्टर, लेक्चर आपको पढ़ना है, यहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो विथ क्वालिटी एंड बेस्ट टीचर्स, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में बताओ। मैग्नेट ब्रेन्स को आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम सभी पर फॉलो कर सकते हो। मैग्नेट ब्रेन्स के नोट्स, बुक्स, ई बुक्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मेरे सभी लेक्चर्स का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देरी किस बात की है, जल्दी से करो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। फॉर मोर अपडेट्स स्टे ट्यून्ड विद मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।